गुड मॉर्निंग। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज से हम बिहार स्पेशल एमसीक्यू इसमें प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हमने क्या करें, जितने भी जीएस का पोर्शन है बीपीएससी से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और इवन करेंट अफेयर्स, वो हमने नेशनल लेवल पे तैयार कर दिया है। और उसमें से आपका 70% क्वेश्चन आएगा, 70 to 75%। बाकी समझिए 30 या 25% में कवर होगा बिहार। बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं तो कॉमनली इसी तरह का प्रोपोर्शन होता है। तो उसमें बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार वो एग्जाम में आते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि बार बार आते हैं और हर एक कंपटीशन में बिहार से रिलेटेड वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले वक्त में भी रिपीट होंगे। वजह उसकी क्या है कि जब क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उनको ये नहीं बताया जाता है या उनसे इस तरह की बात नहीं होती है। उनको बस जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनके एटीट्यूड को आप पकड़िए, उनको बोला जाता है कि बिहार से क्वेश्चन आपको सेट करना है, बिहार के इतिहास से, बिहार के भूगोल से, बिहार की राजनीति से, बिहार की अर्थव्यवस्था से वो क्वेश्चन सेट करते हैं। अब वो क्वेश्चन कहाँ से सेट, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सपोज कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, अब ये क्वेश्चन 20 साल बाद भी इंपॉर्टेंट होगा। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, अब ये क्वेश्चन 20 साल बाद भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते ही हैं। इस एमसीक्यू में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बार बार बीपीएससी के एग्जाम में आते हैं। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं ये मानता हूं कि आपको कम से कम 100 बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, 100 बार सुनिए। वजह उसकी क्या है कि देखिए, जाना हुआ क्वेश्चन अगर 1, 2, 3 भी गलती हो जाता है तो वहीं से आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। जानबूझ करके गलती क्यों होता है? जानबूझ के गलती होता है प्रैक्टिस की कमी की वजह से। आप मान लीजिए जान रहे हैं किसी चीज को कि मान लीजिए कि हजारीबाग में किस चीज का उत्पादन होता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को जान के प्रैक्टिस करके, जब आप 1 बार 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता है जब तक कि 25 बार 50 बार प्रैक्टिस ना करें। तो इतना आपको याद करना है कि गलती होने की संभावना बिल्कुल 0 आ जाए, इतनी बार प्रैक्टिस करना है। यही मेथड हमने इस्तेमाल किया था नेट क्वालिफाई करने, हमने हजारों बार प्रैक्टिस किया। आप इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि गलती होने की संभावना ही ना रहे। यानी मिनिमम मैं आपको टास्क देता हूं कि 100 बार आप वीडियो को सुनिए एमसीक्यू की। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिहार स्पेशल में एमसीक्यू को लेंगे, सारे एमसीक्यू सिस्टमेटिक। हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्ट्री के एमसीक्यू, ज्योग्राफी के एमसीक्यू, पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू, करंट से रिलेटेड एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू, साइंस एंड टेक से रिलेटेड एमसीक्यू। मतलब टोटल एमसीक्यू को साइंटिफिकली हम फॉलो करेंगे और एक एक वीडियो मिनिमम 1 घंटे की हम कर रहे हैं ताकि आप इसको बार बार सुनते रहें किसी भी स्थिति में। और ये यकीन जानिए कि इस एमसीक्यू से कम मुझे उम्मीद है कि 70% क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। अगर आप देखिए, क्वेश्चन जो आता है हूबहू नहीं आएगा लेकिन उसी को उलट के दे देगा। हूबहू क्वेश्चन नहीं आएंगे। सपोज कई बार क्या होता है कि उसी क्वेश्चन को उलट देते हैं, तो अगर आपका इस पे कमांड होता है तो आप उसको आंसर कर लेते हैं रीजनिंग से। और वैसे 50% क्वेश्चन तो एकदम हूबहू आ जाता है, सेम का सेम, जो बार बार रिपीट हुए। एक क्वेश्चन में आपको बताऊं 20 एग्जाम में आए हैं और वो आएंगे भी। तो आप सबका स्वागत है इसमें, और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सुनिए। 100 बार का टारगेट है। और जितने ज्यादा लोग हैं आपके संपर्क में, जो स्टूडेंट हैं, उनको कोऑपरेट कीजिए, उनको भी बताइए, वो सब भी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आप शेयर कीजिएगा। ये एमसीक्यू की सीरीज चलती रहेगी। बिहार के पूरे बिहार को हम कवर करेंगे, हर एक क्षेत्र को, बट एमसीक्यू में हम कवर करना चाहते हैं। बाद में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं बिहार प्रश्न अभ्यास। और मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग नए हैं और जिन्होंने प्लान नहीं देखा है मेरा बिहार स्पेशल, तो वो बिहार स्पेशल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लान जो है किस तरह से आप क्वालिफाई करेंगे, क्या क्या प्लान है, क्या प्रोग्राम है, उसको आप उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है, विहार शब्द का अर्थ है मूल रूप से ए में है बौद्ध मठ, उसके बाद बी में है देवदूतों की भूमि, सी में है आर्य प्रदेश और डी में है हरियाली। अब मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर बौद्ध मठ है, बट आगे हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे। आप उस 10 सेकंड के हिसाब से आप उत्तर करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा सही आंसर। तो क्योंकि आपको खुद भी आंसर आना चाहिए, टेस्ट आपका होते रहना चाहिए, आप अपना टेस्ट ज़रूर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आइए, ए में संभवतः बिहार का नामकरण बौद्ध भिक्षुओं के विहार से हुआ। देखिए, गलत कथन को आपको ढूंढना है। बी में बिहार के विषय में आरंभिक जानकारी शतपथ ब्राह्मण नामक प्राचीन ग्रंथ से मिलती है। और सी में है मौर्यकालीन मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु तक था। और डी में है राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। तो 10 सेकंड का हम टाइम आपको देते हैं, आप सोचिए और देखिए कौन सा गलत है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, और इसी में से क्वेश्चन है घुमा फिरा के आपको आते हैं। तो देख लेते हैं सही उत्तर। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर भी कर सकते हैं, इतने टाइम में आप अपने दिमाग में ही कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी तमिलनाडु तक नहीं था। लेकिन देखिए, आप ये समझिए, बिहार का बौद्ध भिक्षुओं से ही संबंध है। बिहार से आरंभिक जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। देखिए, एक क्वेश्चन में 4 आंसर आपको छुपा है। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय बिंबिसार के काल में हुआ। ठीक है, अब आप हमको ये बताएंगे बिंबिसार किस वंश का राजा था? ये कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। और किन किन वंश ने शासन किया है? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, ये सारा है। तो बिंबिसार किस राजवंश का था, इसको आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ए शिशुनाग वंश, बी हर्यक वंश, सी वैशाली, डी कलिंग वंश। 10 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए, या तो दिमाग में सोचिए, आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है कलिंग। क्योंकि देखिए, शिशुनाग, हर्यक और वैशाली सब बिहार में। देखिए, हर्यक वंश पहला वंश है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, ये क्रम से भी आता है और कई बार आ चुका है। तो इस पर भी आप विचार करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम आपको आंसर बाद में बताएंगे। पहले आप देखिए, बिहार के किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है? ए मगध, बी राजपूत, सी कलिंग, डी मुगल। बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है? तो सोच लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट
इसका सही उत्तर है ए, जो बिल्कुल सही है। और मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना हुआ है। जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हो उनको तो पता ही है, बस प्रैक्टिस हो रहा है आपका। और यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में, इतने हल्के क्वेश्चन भी कई बार खराब हो जाते हैं। चलिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए ईस्वी पूर्व चौथी शताब्दी, बी ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी, सी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी और डी ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी। बात हो रही है मगध साम्राज्य का, प्रथम मगध साम्राज्य का। तो सोचिए और मन में एक आंसर देखिए, क्या आपका आंसर सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। कब? छठी शताब्दी में। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बार बार रिपीट हुए हैं ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, ए वैशाली, बी स्पार्टा, सी एथेंस और डी पाटलिपुत्र। सोचिए, विचार कीजिए। सही उत्तर 5, 6, 10 सेकेंड का हम टाइम देते हैं आपको, और आपने अपने मन में सोच लिया होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता है। चलिए आंसर देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं इतने समय में। वैशाली, तो इसका सही उत्तर है वैशाली, वज्जी। आइए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये भी वो अभी बात हुई थी। विश्व का पहला गणतंत्र है ये, किसके द्वारा स्थापित हुआ? नंद मौर्य लिच्छवी। तो चलिए आंसर देखते हैं 10 सेकेंड बाद। सही आंसर है लिच्छवी। तो वैशाली में लिच्छवियों ने किया था। नेक्स्ट, आप इधर आइए। बिंबिसार किस शताब्दी में हुआ? बिंबिसार किस शताब्दी में हुआ? 5वीं सदी ईस्वी पूर्व, चौथी सदी ईस्वी पूर्व, छठी सदी ईस्वी पूर्व, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही उत्तर क्या है। आपके मन में कुछ आना चाहिए ज़रूर, तभी आपका प्रैक्टिस हो पाएगा। देखते हैं आपका आंसर क्या सही है। तो बिल्कुल सही है, ये छठी सदी ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट पे आइए। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। कौशल, ए कौशल, बी मद्र, सी वज्जी लिच्छवी, वैशाली और डी विदेह। सोचिए कि क्या सही होगा, और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखते हैं। सही उत्तर है डी विदेह। कौशल से किया, मद्र से किया, वज्जी वैशाली से किया बिंबिसार ने। अजात शत्रु बिंबिसार का कौन था? ये कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करिए। राजकुमारी चलहना कौन थी? राजकुमारी चलहना कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, ए, बी कौशल राज की पुत्री, सी मद्र राजकुमारी, डी इनमें से कोई नहीं। सोच के आप बताइए। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आपके दिमाग में आ चुका होगा गलत या सही। देखते हैं। सही उत्तर है ए। तो बहुत मशहूर राजकुमारी है, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी है। वज्जी लिच्छवी राजकुमारी है चलहना, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। नेक्स्ट, बिंबिसार ने अंग पर किस प्रकार अधिकार कर लिया? बिंबिसार ने अंग पर किस प्रकार अधिकार कर लिया? इसी के साथ आप बताएंगे अंग की राजधानी कौन थी, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो बिंबिसार ने अंग पर किस प्रकार किया अधिकार?
ए वैवाहिक संबंध स्थापित करके, बी अंग के राजा को मार डालने की धमकी देकर, सी युद्ध के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए, 5 सेकंड सोचिए आप, 5 से 10 सेकंड दिमाग में एक आंसर रखिए। जब तक दिमाग को स्ट्राइक नहीं करेंगे तो आपका प्रैक्टिस सही नहीं होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं आंसर सही क्या है। सी, युद्ध के द्वारा। क्या किया था? युद्ध के द्वारा अंग पर अधिकार किया था बिंबिसार ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए, बहुत बार आया है क्वेश्चन, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर स्टेट लेवल पे। चलिए आंसर देखते हैं आपके मन में क्या आया। आप कमेंट बॉक्स में कीजिए आंसर। सही उत्तर है सी, बिंबिसार शादी करता था, राज्य को मिला लेता था, अपना बना लेता था। ठीक है, अजातशत्रु कौन था? मैंने पूछा था आपको। बिंबिसार और अजातशत्रु में क्या संबंध है ये आप बताएंगे। और बिंबिसार किस वंश का राजा था ये भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? हाँ, वही पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस शहर का पुराना नाम है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और किसने बसाया? ए शिशुनाग, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। सोचिए, बहुत मशहूर क्वेश्चन है, खूब रिपीट हुआ है ये। मैं अगर कह दूं 100 बार रिपीट हुआ है स्टेट लेवल पे, भारत के हर एक स्टेट में, आईएएस में, पीसीएस में, ग्रुप सी में, आर्मी में, पुलिस में, तो कम नहीं होगा। देखते हैं सही उत्तर आपके मन में क्या आया। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सही उत्तर है उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगीर, डी बोध गया। प्रथम बौद्ध सभा। अब जब हम प्रथम बौद्ध सभा के बारे में पूछ रहे हैं तो आप सोच लीजिए 10 सेकेंड। नालंदा गया, राजगीर, बोध गया। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, शायद नालंदा या गया या राजगीर। राजगीर है तो कौन था अध्यक्ष, कौन था राजा? देखते हैं उत्तर कौन है, कमेंट बॉक्स में कीजिए। सही उत्तर है राजगीर। सही उत्तर है राजगीर। और राजगीर में ही प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। लेकिन इस सवाल का जवाब आप हमें देंगे कि राजगीर में जब बौद्ध सभा आयोजित हुई थी उस समय राजा कौन था और उस समय प्रथम बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? ये आपको अपने दिमाग से पूछना है, सोचना है। आप भी तो कम नहीं हैं, आप तो कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। ये तो प्रैक्टिस सेट है और आपके दिमाग को हिलाने वाला सवाल सब है। चलिए नेक्स्ट, अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा? अजातशत्रु को आप जान रहे हैं, बिंबिसार का है कोई? बताएंगे बिंबिसार का अजातशत्रु कौन है और अजातशत्रु का टाइटल क्या है, किस नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, आप वो भी बताएंगे। हाँ, तो ए ऑप्शन है पिता बिंबिसार। क्लियर हो गया कि पिता बिंबिसार। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा? पिता बिंबिसार की स्वाभाविक मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में
ए ऑप्शन है ये। बी पिता की हत्या कर, सी पिता को कैद करके, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सोचिए, सोच के बताइए कौन सा आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में 10 सेकेंड लगाइए और उत्तर कीजिए। आगे देखते हैं। सही उत्तर है बी, पिता की हत्या करके। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किला बंदी की थी। उसने वो किला कहाँ बनवाया था? किलेबंदी जो की थी अजातशत्रु ने अवंती से बचने के लिए, वो किला कहाँ बनवाया? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, अंग में, राजगृह में। सोचिए और उत्तर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अपने दिमाग को थोड़ा जोड़ दीजिए। देखिए, राजधानी पाटलिपुत्र भी है, राजगृह भी है, इन्हीं दोनों में से होगा कोई। तो देखते हैं। सही उत्तर है डी। सही उत्तर है डी, राजगीर में किलेबंदी की थी। किसने की थी? अब ये क्वेश्चन उलट जाएगा। राजगिरी में अवंती के हमले से बचने के लिए किसने किलेबंदी की थी? अजातशत्रु ने। उलट के भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? चलिए देखते हैं। ए अवंती, बी कोशल, सी वज्जी वैशाली, और डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए और विचार कीजिए। सही उत्तर देखिए क्या है। चलिए देखते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। अवंती। अवंती बहुत मजबूत था और अवंती पे अधिकार नहीं कर पाया था। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी अवंती, बी वैशाली, सी गिरिव्रज राजगिरी, डी चंपा। सोचिए, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, सैकड़ों बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। विचार कीजिए। देखिए, अवंती तो हो नहीं सकता है, चंपा भी हो नहीं सकता है। जो होगा वैशाली और गिरिव्रज में होगा। मिलाइए, देखिए आंसर। देखते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। जानते हैं तो सी बिल्कुल सही जवाब। गिरिव्रज राजगृह ही प्रथम राजधानी थी मगध की। नेक्स्ट, अब आप ये बताएंगे राजगीर की स्थापना किसने की? प्रथम राजधानी किसने बनाया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। सोचिए, पाटलिपुत्र कालाशोक का तो उतना नाम है नहीं, असल अजातशत्रु का है, उदयन का है। देखिए, इसी दोनों में से कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सही उत्तर देखते हैं कौन है। सही उत्तर है सी उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सैकड़ों एग्जाम में आया है। आईएएस से लेके पीसीएस से लेके टीचर, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, सब में। अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद, उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सही उत्तर है डी उदयन। नेक्स्ट, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन के बाद नंद वंश, बी शुंग वंश, सी शिशुनाग वंश, डी मौर्य वंश। तो आप हमें यह भी बताएंगे उदयन किस वंश का शासक था और उदयन के बाद कौन सा वंश आया? ये क्वेश्चन अभी का है। चलिए
आप सोचिए अपने दिमाग में, नंद है या शुंग है या शिशुनाग है या मौर्ज है? कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। देख लेते हैं, तो सही उत्तर है सी, शिशुनाग वंश। मैंने आपको ऊपर में कई बार बताया है, शिशुनाग वंश है इसका सही उत्तर। पहले हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण। नेक्स्ट, अवंती की शक्ति को किसने तोड़ा था? अवंती की शक्ति को किसने तोड़ा था? ए मौर्यों ने, बी बिंबिसारों ने, सी नंदों ने, डी शिशुनागों ने। सोचिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। अगर आता है तो, नहीं आता है तो अपने दिमाग में कोई उत्तर सेलेक्ट कीजिए और देखिए आपकी बात सही है कि नहीं। अवंती के गुरूर को किसने तोड़ा? आंसर देखते हैं, डी, शिशुनाग ने। ये समझिए, ये भी शिशुनाग भी वंश ने अवंती की शक्ति को तोड़ा। नेक्स्ट, नंद वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक कौन हुआ? नंद। अब देखिए, नंद वंश किस वंश के बाद स्थापित हुआ? ये सवाल आ सकता है। ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जब तक आप दिमाग को खुला नहीं रखिएगा, कौन किसके बाद आया, कौन क्या किया, खाली रटने से नहीं होगा। रटने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ अकल भी लगाना है। तो नंद वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक कौन हुआ? महापद्म नंद, वर्षकार, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। सही उत्तर है महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? हाँ, इसमें एक और सवाल है कि घनानंद जो है उसके शासनकाल में एक बड़ी घटना घटी थी। एक राजा आया था जो विश्व विजेता था, वो कौन सा था? इसको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी महापद्म नंद। एकराट कहा, एकराट सोच लीजिए, एकराट, बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु, महापद्म नंद। चलिए, कुछ आया दिमाग में? नहीं आया तो एक को दिमाग में रखिए, आप गलत कर रहे हैं या सही है भी अंदाजा हो जाएगा। देख लेते हैं इसका सही उत्तर, महापद्म नंद। एकराट की उपाधि महापद्म नंद ने लिया था। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। नेक्स्ट आइए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदों के बाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी हजारों बार क्वेश्चन आया है। ए कुषाण, बी शुंग वंश, सी शिशुनाग वंश, डी मौर्य वंश। आपके दिमाग में कोई एक तो चल ही रहा है। आपके दिमाग में सही आंसर क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप हमें बताइए नंद वंश के बाद कौन आया। नंद वंश से पहले कौन सा वंश था, ये भी कमेंट बॉक्स में कीजिए। सही उत्तर है मौर्य वंश। मैं पहले से बता रहा हूँ, इस क्रम को आप याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? अभी हमने चर्चा की थी। ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी सुकल, डी चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप सोच के बताइए। मैं आपको थोड़ा क्लू देता हूँ, वो नंद वंश का ही राजा था, तो जाहिर सी बात है या तो महापद्म नंद होगा या घनानंद होगा। अब आपके दिमाग में जो चल रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके कोई विचार हैं तो आप उसको भी लिखिए, स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए। तो सही उत्तर है इसका घनानंद।
इन्हीं के कार्यकाल में सिकंदर आया था। नेक्स्ट, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश के शासन की मतलब संस्थापक कौन था? ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मौर्य वंश शासन की स्थापना किसने की? अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? यही दोनों मशहूर हैं। और कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए, बहुत आसान है। सोचिए, थोड़ा टाइम इसमें दीजिए, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपकी प्रैक्टिस परिपक्वता पे आएगी, विश्लेषणात्मक होगी। चलिए, सही उत्तर है, देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य तो नंद वंश की स्थापना की थी, ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, जब आप पढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, एमसीक्यू तो प्रैक्टिस है, किताब तो आपको पढ़ना ही है ना, किताब आप पढ़िए। एमसीक्यू तो प्रैक्टिस है, इसको तो आपको सुनते रहना है। जब आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। एक किताब तो आपको एक नज़र देखते रहना है, तब आप इसको सुनिए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये भी कई बार आया है आईएएस पीसीएस और विभिन्न एग्जामों में। ये सारे जितने भी प्रश्न हैं वो सब क्वेश्चन आए हैं। ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। अब आपके दिमाग में चल रहा है सही आंसर कौन है? कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए और बताइए हमें। तो सही उत्तर देखते हैं, सही उत्तर है लकड़ी का। थोड़ा ठहरना है, एमसीक्यू का मतलब थोड़ा ठहर के विचार कीजिए। लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज होता था, इसका मतलब लकड़ी की पर्याप्त मात्रा थी। आगे बढ़िए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखादत्त, डी अश्वघोष। सोचिए, देखते हैं सही उत्तर है विशाखादत्त। विशाखादत्त के रचना में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। किस रचना में हुआ है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ये वक्कन नहीं है, दक्कन है। दक्कन की विजय की थी। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कुणाल। सोचिए सही उत्तर। कुछ न कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, या तो अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। देख लीजिए, कमेंट में उत्तर कीजिए अगर आप जानते हैं। सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है साउथ की तरफ चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और वहीं इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक धर्म स्वीकार किया था, और वो कौन सा था धर्म? ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए 11, बी 12, सी 14 और डी 15। सही उत्तर बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखते हैं, सही उत्तर है 15। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों में विभाजित है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल की बात हो रही है, गुप्त काल में नहीं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला
डी उज्जैन। अब आपके दिमाग में जो चल रहा है सही उत्तर आप तलाश कीजिए। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कौन था? तो गुप्त काल में कौन था? तो कमेंट बॉक्स में उत्तर कर दीजिए अगर आप जानते हैं तो। सही उत्तर है सी तक्षशिला। तो नालंदा कौन से काल में था? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तक्षशिला था मौर्य काल में। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। अब मामला यहाँ पे फंस रहा है अशोक में या चंद्रगुप्त मौर्य में। सोचिए कौन सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। ए पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश का संस्थापक भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। सोचिए। चलिए देखते हैं। इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, बहुत मशहूर है इंडिका। चलिए नेक्स्ट। वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है। प्रशासन की बात हो रही है, पाटलिपुत्र की बात हो रही है, मगध साम्राज्य की बात नहीं हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही है। अब इस देखिए कितने कितने तरह के प्रश्न आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किसमें है, अशोक का वर्णन किसमें है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कहाँ उपलब्ध है, ये क्वेश्चन है। दिव्यावदान, अशोक के शिलालेख, इंडिका, अर्थशास्त्र। सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो हम आज देख रहे हैं ये सब विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। दिखने में हल्का लगता है लेकिन एग्जाम में बहुत गलतियां होती है। तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। इंडिका। इंडिका एक ऐसी पुस्तक है ऑथेंटिक जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा किसी ने। किसने कहा? ए विलियम जोन्स, बी डी आर भंडारकर, सी आर के मुखर्जी, डी बी ए स्मिथ। ये भी क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक, ऊपर का मतलब आईएएस से लेके हर एग्जाम में पूछा। तो सोचिए, सेंड्रोकोटस को, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा किसी ने। देखते हैं सही उत्तर है ए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कहा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? अब ये सीता भूमि देखिए हर जगह वर्णन है, एनसीईआरटी में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है और प्रैक्टिस से क्लियर होता है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, डी वन्य भूमि। तो इसका उत्तर सी होगा, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। चूँकि उत्तर आप देख चुके हैं तो मैं नेक्स्ट आइए। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? ए शिशुनाग वंश, बी गुप्त वंश, सी हर्यक वंश, डी मौर्य वंश। सही उत्तर देखते हैं डी मौर्य वंश। मौर्य वंश से है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार।
आप हमें क्रम से बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के क्रम से 3 राजा का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ये भी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मस्की का लघु शिलालेख, बी रुमिंदेय अभिलेख, सी रानी का स्तंभ लेख, डी भाबरू शिलालेख। जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, सही उत्तर है ए मस्की का लघु शिलालेख, मस्की का लघु शिलालेख। चलिए ये बताइए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। सोचिए, नहीं लिख सकते हैं तो सोचिए, गलती कीजिए फिर सही कीजिए, 100 बार सुनिए ताकि एग्जाम में आप गलती ना करें। एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की गलती जिंदगी भर पछतावा हो जाता है। सही उत्तर है पाली, सी। अशोक के शिलालेख में पाली भाषा का उपयोग हुआ था। पाली जो है ना बौद्ध धर्म ग्रंथों की भाषा भी है। चलिए अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी अभिलेखों को ए ये YN मिश्रा, बी HD सांकलिया, सी SR गोयल, डी प्रिंसेप। उत्तर अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, नहीं तो कुछ सोचिए, विचार ज़रूर कीजिएगा। सोचना ज़रूर है, गलती करके फिर सुधार कीजिए। तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा देखते हैं। डी प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने। तो आप ये ज़रूर बताएं कि कब पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के पास कितनी शिलालेख थी? ब्राह्मी शिलालेख, खरोष्ठी शिलालेख। खरोष्ठी शिलालेख कैसे लिखी जाती थी ये भी आपको बताना है, और ब्राह्मी शिलालेख कैसे लिखी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन को चुनना है। जैसे आएगा सही नहीं है इसका मतलब आप समझेंगे गलत है, यानी सही को नहीं चुनना है। ए अब उसने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अपने पूर्ववर्ती राजाओं की भांति युद्धों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। बी बौद्ध धर्म को उसने राजकीय संरक्षण दिया और देश विदेश में इसके प्रचार हेतु कार्य किया। सी उसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। डी सम्राट अशोक को महान सम्राट की संज्ञा दी जाती है। अब सोचिए, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे सही जवाब। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए। तो सही उत्तर है सी, उसने अपने पिता की हत्या की, जबकि अशोक ने अपने पिता की हत्या नहीं की। लेकिन किस राजा ने अपने पिता की हत्या की? मगध के किस राजा ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी स्थापित किया? इस बात का उत्तर आप देंगे। पहले यह क्वेश्चन गुजर चुका है, आप यहीं पे अपना टेस्ट कीजिए कि जो क्वेश्चन एक बार गुजर चुका है उसका आंसर देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। तो लिखिए नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय की बात हो रही है। तीसरा, तो पहला कहाँ आयोजित हुआ ये क्वेश्चन गुजर चुका है, और ये वो क्वेश्चन है जो 100 बार नहीं मैं कहता हूँ 1000 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कहेंगे 1000 बार कहाँ भाई? सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, हर जगह प्रथम कहाँ हुआ, द्वितीय कहाँ हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, चतुर्थ कहाँ हुआ, ये पूछता रहता है। IAS में, PCS में, डिफरेंट राज्यों के PCS में, ग्रुप C, आर्मी, पुलिस, सब में। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। पहला कहाँ हुआ ये भी आप लिखिए। तो देखते हैं, सही उत्तर है बी, पाटलिपुत्रा में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जब पाटलिपुत्र में हुआ था उस समय
राजा कौन था, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। और उस समय इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था ये भी लिखना है। ये इंटरेक्शन में जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट होंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप आंसर कीजिए, आंसर तलाश करने की कोशिश कीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं क्या सचमुच में आपको जान पा रहे हैं कि नहीं, एक बार आप उस पर भी ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए, अशोक के परवर्ती शासक दुर्बल एवं अलोकप्रिय सिद्ध हुए और अंततः शुंगों ने उन्हें सत्ताच्युत कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। सत्य कथन चुनना है। बी, मौर्य राजवंश का पतन अशोक के समय ही आरंभ हो गया था। सी, हुनों के आक्रमण एवं अधिपत्य के कारण मौर्यों का पतन हो गया। डी, मौर्य शासन के अंतिम चरण में शकों ने मगध साम्राज्य पर हमले किए और अंततः पतन हो गया। सोचिए कौन सा इसमें सही है। बहुत बेहतरीन, सही आंसर देखिए ए है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए अगर आप थोड़ा अकल लगाते तो आप आंसर कर पाते। देखिए अशोक के परवर्ती शासक दुर्बल एवं अलोकप्रिय सिद्ध हुए, ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी राजवंश वंश खत्म होते हैं तो उत्तराधिकार शासक जितने भी परवर्ती होते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, सही है। और शुंगों ने उन्हें सत्ताच्युत कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो देखिए मौर्य के बाद शुंग आए तो क्रम मिल रहा है, तो ये बिल्कुल ये लॉजिक से भी आप आंसर पर कर सकते थे। नेक्स्ट, बाकी ऑप्शन गलत है। अंतिम मौर्य सम्राट था। ए, जालिक, बी, अवंती वर्मा, सी, नंदीवर्धन, डी, वीरदर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट था। तो सोचिए और उत्तर कीजिए, ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी पूछूंगा कि प्रथम मौर्य सम्राट कौन था, ये तो आप लिख ही सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अंतिम कौन था चलिए देख लेते हैं। वीरदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था, वीरदर्थ। तो चलिए नेक्स्ट, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। अभी देखिए पीछे गया था, किसने सत्ताच्युत करके सत्ता हथिया लिया था, ध्यान दीजिए थोड़ा। और कितनी बार इस तरह के प्रश्न रिपीट हुए हैं। मौर्य के बाद कौन आया, तो सही उत्तर है शुंग वंश। क्रम को अच्छे से याद कर लीजिए आप। और आप बताइए शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मौर्य वंश के बाद मगध की खोई प्रतिष्ठा पुनः किसके शासन काल में स्थापित हुई। ए, कुषाण वंश, बी, शुंग वंश, सी, सातवाहन वंश, डी, गुप्त वंश। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, जरा ठहरिए और सोचिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। चलिए सोचा आपने, देखते हैं आपकी बात कितनी सही है। डी, गुप्त वंश, वो शुंग वंश नहीं है। क्वेश्चन पकड़िए, मौर्य वंश के बाद मगध की खोई प्रतिष्ठा को पुनः किस शासन काल में स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त वंश। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। प्रतिष्ठा लाया गुप्त वंश ने, गुप्त वंश का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य। ए, समुद्रगुप्त, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, चंद्रगुप्त प्रथम, डी, कुमारगुप्त। कई लोग चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये गुप्त वंश के शासक हैं, वो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य।
तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? सोचिए, और आता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए, नहीं तो ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम है या द्वितीय, देख लीजिए। तो सही उत्तर है विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और कितने विक्रमादित्य हुए हैं ये लिखना है कमेंट बॉक्स में अब तक इतिहास में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक नहीं था? ए विष्णुगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी बुद्धगुप्त। तो दिमाग लगाइए, थोड़ा जोर लगाइए। देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, लेकिन विष्णुगुप्त और बुद्धगुप्त में अगर आप कंफ्यूज हैं तो ऑप्शन चुनिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सोच लिया आपने? चलिए फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है ए विष्णुगुप्त। बुद्धगुप्त भी गुप्त राजा था, लेकिन विष्णुगुप्त राजा नहीं था। तो आप बताएं कौन थे ये विष्णुगुप्त? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। जल्दी जल्दी आप लिख दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं सही उत्तर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं। सोचना जरूर है, मगर लुकमा सिर्फ मुंह में नहीं डालना है। बिहार के राजवंश और उनसे संबंधित राजाओं के नाम प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ी बताइए, गलत को बताना है। हर्यक वंश बिंबिसार, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग वंश राजा मदन पाल, वीरदत्त वंश जरासंध। अब देखिए गलत कौन है उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए हर्यक वंश बिंबिसार सही है, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य सही है, बट इन दोनों में कंफ्यूजन में आप सोचिए कि इनमें कौन गलत है, और कमेंट बॉक्स में उत्तर कर लीजिए। अगर आप जान पा रहे हैं तो देख लीजिए आंसर सी शिशुनाग वंश राजा मदन पाल गलत आंसर है। वीरदत्त वंश का जरासंध है, सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने किसको किया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है। ए एवाज, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान, डी मलिक जानी। तो अब आप सोचिए, विचार कीजिए और देखिए आपके दिमाग में क्या आता है। कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए अगर आता है तो। सही उत्तर देखते हैं मलिक जानी। तो इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश से पहले भारत का जो राजा था इल्तुतमिश, इससे पहले कौन राजा था? इल्तुतमिश किस वंश का राजा है? ये सब आपको कमेंट बॉक्स में इन दो सवालों के जवाब दीजिए। इल्तुतमिश किस वंश का राजा है? इल्तुतमिश से पहले कौन सा राजा था? नेक्स्ट आइए, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? ए जहांगीर के शासनकाल में, बी अकबर के शासनकाल में, सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में, डी ब्रिटिश राज के दौरान। सोचिए, आसान है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सही उत्तर देखते हैं सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार में
खोई हुई प्रतिष्ठा वापस हुई। पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? ए शहजादा परवेज ने, बी शेर शाह ने, सी जहांगीर ने, डी बादशाह अकबर ने। सोचिए, दिमाग में कुछ आ रहा है? अगर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर कर दे तो और मेहरबानी आपकी, बहुत बेहतर रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखते, शेर शाह इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया? शेर शाह ने, पटना। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ए शेर शाह ने, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी राजकुमार अजीम ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? चलिए, आप सोच के कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। देखते हैं उत्तर क्या है। सही उत्तर है ए शेर शाह। शेर शाह ने बहुत काम किए हैं। आप शेर शाह का एक काम कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपको याद आ रहा है। कोई रोड भी बनवाया था उन्होंने, उसका क्या नाम है? जान तो रहे हैं आप। चलिए, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ए शेर शाह सूरी, बी हुमायूं, सी अकबर, डी इब्राहिम लोदी। सोचिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में। ये आप ज़रूर कर सकते हैं। देखते हैं सही उत्तर, जो आपको पता ही है। ये हैं शेर शाह सूरी। बिहार को का गौरव प्राप्त किया इन्होंने, बिहार का बहुत नाम रोशन किया। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान यानी शासक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेर शाह सूरी, डी जहांगीर, सी गयासुद्दीन, डी जहांगीर। सही उत्तर लिखिए, शेर शाह सूरी बिहार के सबसे लोकप्रिय शासक रहे हैं ये। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। कमेंट बॉक्स में उत्तर कीजिए। सही उत्तर है अकबर। अकबर साहब हैं ये, इन्होंने बिहार को अपने राज्य में मिला लिया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1572 में। सही उत्तर है 1576 ईस्वी में। 1576। रुक के इसको याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख लीजिए, बार बार सुनिए।